हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये हमारा जीसी लियोंग बुक का जो सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में बात की गई है। तो उसी से रिलेटेड ये हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर सीरीज के थ्रू हम स्टूडेंट जो डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वर्ल्ड के अंदर में, आप देखिए कि मेडिटेरियन क्लाइमेट है जहाँ सर्दी के अंदर बारिश होती है, ब्रिटिश टाइप है, चाइना टाइप है, इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं इस संसार के अंदर। तो उन सभी क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में हम इस सीरीज़ के अंदर जानेंगे। आज जिस क्लाइमेट के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं वो है हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर सीरीज में हम जानेंगे सबसे पहले इनकी जो लोकेशन है वो कहाँ है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं। तो आप देखिए इसका जो नेम है हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट, मीन्स द जो नेम है उसी से शो हो रहा है कि ये इक्वेटर का जो रीजन है वहाँ पे ये पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें तो बताया गया है कि हॉट एंड वेट है, मीन्स द जो बारिश है वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। सेकंड इम्पोर्टेंट बात कि बारिश ज़्यादा होने की वजह से ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, उसकी वजह से हमें वहाँ बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है वो आपको देखने को मिलेगी। अलग अलग तरीके के जो डिफरेंट डिफरेंट जीव जंतु हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट के बारे में। सबसे पहले हम बात करें स्टूडेंट्स इसके लोकेशन की कि ये हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट कहाँ पे पाया जाता है। तो इक्वेटर जो है, जो हमारी जिसको हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं हिंदी के अंदर, तो जो इक्वेटर का जो रीजन है उसके 5 डिग्री नॉर्थ के अंदर में और 10 डिग्री साउथ के आसपास का जो रीजन है, मीन्स द इक्वेटर के 5 या 10 डिग्री के आसपास के जो रीजन है उसके अंदर में ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो पाई जाती है। अगर हम इसके कुछ लोकेशंस की बात करें तो इसका जो ग्रेटेस्ट एक्सटेंट है वो हमको देखने को मिलेगा जो लो लैंड ऑफ अमेजन फॉरेस्ट है, अमेजन का जो रीजन है जिन्हें लंग्स ऑफ द अर्थ बोला जाता है, वहाँ पे कॉन्गो बेसिन के अंदर में, मलेशिया के अंदर हमको देखने को मिलेगा, फिलीपींस में, इंडोनेशिया के आइलैंड्स के अंदर हमको इसका जो एक्सटेंट है, जो ये क्लाइमेटिक कंडीशन है वो देखने को मिलेगी। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यहाँ पे टेम्परेचर की तो यहाँ आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात ये देखने को मिलेगी, इक्वेटर के पास होने की वजह से, यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होने की वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो यूनिफॉर्म होगा। मीन्स आप देखिए कि अगर 27 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर है या सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर है एक दिन का, तो यहाँ हार्डली जो टेम्परेचर चेंज होगा वो 26 हो जाएगा अगर कभी जो थोड़ा मौसम चेंज हुआ इसकी वजह से। नहीं, यहाँ पे जो टेम्परेचर है आपको 27 ही देखने को मिलेगा। तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा कि जो टेम्परेचर जो है वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द ईयर। कंप्लीट ईयर में जो टेम्परेचर है वो एक ही बना रहेगा, कोई यहाँ पे वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको विंटर्स भी नहीं देखने को मिलेगी, नो विंटर, यहाँ पे कोई विंटर नहीं होती हैं। सबसे पहले अगर हम मैप में इसकी लोकेशन की बात करें तो आप देखिए कि जो अमेजन के पास का जो रीजन है, जो यहाँ पे बेसिकली आप देखिए कि अमेजन फॉरेस्ट का जो रीजन है, कॉन्गो बेसिन का जो रीजन है, इंडोनेशिया और मलेशिया जो आइलैंड्स हैं, वहाँ पे आपको ये क्लाइमेटिक कंडीशन है वो देखने को मिलेगी। हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट मीन्स द इक्वेटर जहाँ से पास करती है उसके आसपास की जो लोकेशन है वहीं पे आपको ये क्लाइमेटिक कंडीशन है वो देखने को मिलेगी। स्टूडेंट्स, इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे हमने देखा कि जो टेम्परेचर है वो थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे यूनिफॉर्म टेम्परेचर होगा। यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे इसका सबसे बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक है वेट हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट का। अगर हम बात करें प्रेसिपिटेशन की कि बारिश कितनी होती है, तो स्टूडेंट्स इस जो क्लाइमेटिक कंडीशन में हमको देखने को मिलेगी कि थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे बारिश होगी। अगर हम बारिश की बात करें कि यहाँ पे बारिश का जो मैक्सिमा कब देखने को मिलेगा, जो इक्विनॉक्स का समय आता है स्टूडेंट्स, एक ईयर के अंदर में 2 बार इक्विनॉक्स का समय आता है, एक बार मार्च के समय में और एक बार सितंबर के समय में। मार्च और सितंबर के समय में इक्विनॉक्स का मीन्स क्या होता है, जो डे और नाइट का जो समय है वो आपको इक्वल देखने को मिलेगा। उसके बाद में हर इक्विनॉक्स के बाद में आपको देखने को मिलेगा एक बार जो डे की लेंथ है वो इंक्रीज होने को दिखाई देगी, सेकेंड टाइम जो डे की लेंथ है वो आपको डिक्रीज होती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पे जो इक्विनॉक्स का समय है
उस इक्विनॉक्स के समय में आपको जो रेनफॉल है उसकी डबल पीक आपको दिखाई देगी। डबल पीक इन द सेंस अगर कंप्लीट ईयर की बात करें तो यहाँ पे जब इक्विनॉक्स का समय मार्च के समय में बारिश थ्रू आउट द ईयर यहाँ रहेगी, यहाँ पे थोड़ी इंक्रीज होगी, फिर कंप्लीटली यूनिफॉर्म आपको देखने को मिलेगी, फिर सितंबर में दोबारा से इंक्रीज होगी। तो डबल इक्विनॉक्स, डबल यहाँ पे जो रेनफॉल की पीक है वो आपको इक्विनॉक्स के समय में वेट एंड इक्वेटोरियल क्लाइमेट के अंदर में आपको देखने को मिलेगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बारिश होती है वो कन्वेक्शनल रेनफॉल आपको देखने को मिलती है। व्हाट इज कन्वेक्शनल रेनफॉल? स्टूडेंट्स ये एक तरीके के बादल होते हैं जो क्यूम्बोनिम्बस जो क्लाउड होते हैं उनके थ्रू आपको जो कन्वेक्शनल जो रेनफॉल होती है मीन्स द सीधी बारिश यहाँ पे होती है। मीन्स द यहाँ पे जो विंड का जो इन्फ्लुएंस है वो कम से कम आपको बारिश के समय में देखने को मिलेगा। डायरेक्ट रेनफॉल होती है, ये यहाँ पे शो करता है। कुछ हिली रीजन, कुछ ऐसे रीजन जहाँ पे हिली एरिया है तो वहाँ पे आपको ओरोग्राफिक रेनफॉल भी देखने को मिलेगी। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है कि हिली एरियाज जहाँ पे होते हैं वहाँ पे जो टू साइड होती हैं माउंटेन की, लीवर्ड साइड जो होती है या अगर हम बात करें विंड फेसिंग जो साइड होती है, जो लोकेशन होती है माउंटेन की वजह से, तो कुछ ऐसे माउंटेनियस रीजन है यहाँ पे, वहाँ पे आपको यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल भी आपको देखने को मिलेगी इस हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट में। स्टूडेंट्स, क्लाउडीनेस एंड हैवी प्रेसिपिटेशन हेल्प टू मॉडरेट द डेली टेम्परेचर। रोज़ की रोज़ बारिश का होना यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसको मॉडरेट करने की हेल्प करता है कि थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे जो बारिश तो आपको देखने को ही मिलती है, बट लिटिल बिट जब यहाँ पे एक बात और बताई जाती है कि जो मॉर्निंग यहाँ पे होती हैं हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट में, वो मॉर्निंग काफ़ी सन्नी होती हैं, ब्राइट सन वहाँ पे सुबह निकलता है। उसके बाद में जो दोपहर होते होते यहाँ पे जो बारिश है वो स्टार्ट हो जाएगी। आफ्टरनून में यहाँ पे रोज़ काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। इसके बारे में आप देखिए कि अगर यहाँ पे अगर रोज़ यहाँ पे धूप है वो काफ़ी तेज़ निकलेगी। तेज़ निकलने की वजह से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है लो प्रेशर क्रिएट होगा, और लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से वहाँ पे आफ्टरनून के समय में वहाँ पे बारिश होती है। हाई ह्यूमिडिटी आपको देखने को मिलेगी। हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट में रोज़ बारिश हो रही है तो हाई ह्यूमिडिटी होगी। आप देखिए कि बारिश के समय में आपको यहाँ देखने को मिलता है इंडिया के अंदर ही बारिश के समय में छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो निकल आते हैं बारिश के समय में। तो जितनी ज़्यादा बारिश होगी इस तरीके के जो इंसेक्ट्स हैं, छोटे छोटे जो जानवर हैं, वो आपको वहाँ पे उनकी जो डाइवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसी की वजह से आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स की हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट में जो मलेरिया है, जो मलेरिया के जो पेशेंट्स हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। येलो फीवर है वो वहाँ के जो लोग हैं, जो ट्राइब्स हैं, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। और आपको एक और चीज़ आप नोटिस कीजिए कि बहुत सारी जो डिजीज़ का आउटब्रेक होता है वो आपको यहाँ जो हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट है वहीं से मैक्सिमम आपको देखने को मिलता है। अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो कोविड-19 एक एक्सेप्शन है इसके अंदर में, कि कोविड-19 का आउटब्रेक कहाँ से हुआ अभी तक जो परफेक्टली तो नहीं पता लगा है। बेसिकली चाइना के अंदर एकदम से केसेज इंक्रीज हुए थे और क्या आउटब्रेक का रीजन रहा इसके बारे में भी नहीं पता है। इसके अलावा आप देखें कि ईबोला था, या अगर हम बात करें कि और भी जो डिजीज़ का आउटब्रेक हुआ वो हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन से ही उनका स्टार्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से, इंसेक्ट्स का बहुत ज़्यादा वहाँ प्रेजेंस होने की वजह से हमको वहाँ देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस एरिया के अंदर वेजिटेशन की, तो सबसे इम्पोर्टेंट हमको देखने को मिलती है कि थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे रेनफॉल होती है। तो वेजिटेशन है जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। स्टूडेंट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वर्ल्ड का है जो 3% वर्ल्ड का जो सरफेस है, इस अर्थ का जो सरफेस है वो कवर करते हैं, बट वो कंटेन करते हैं कि इस अर्थ के जो 50% प्लांट और एनिमल्स हैं उनको ये कंटेन करते हैं। ये यहाँ शो करता है कि यहाँ बायोलॉजिकल एज वेल एज द जो वेजिटेशन की जो बायोडाइवर्सिटी है वो आपको यहाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट में, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होने की वजह से, सनलाइट भी काफ़ी अच्छी गिरने की वजह से, या हाई ह्यूमिडिटी की कंडीशंस होने की वजह से आपको यहाँ देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, इतना रोज़ बारिश होने के बाद में
जो यहाँ पे जो प्लांट्स हैं इनकी डाइवर्सिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, एनिमल्स की भी डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ की जो सोइल है, हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट की जो सोइल है वो फर्टाइल नहीं होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फर्टाइल सोइल क्रिएट होती है कि जो पेड़ पत्ते जो यहाँ पे उग रहे हैं उनकी जो पत्तियाँ गिरती हैं, पत्तियाँ गिरने की वजह से एक ह्यूमस की एक लेयर ज़रूर क्रिएट होती है, बट वो इतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है। इसकी वजह से इसकी जो फर्टिलिटी है, जो यहाँ पे सोइल की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज होती है समय के साथ अगर आप वहाँ पे यूज़ करो। इसके अलावा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डिफरेंट काइंड के जो एवरग्रीन ट्री हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। इबोगनी, मोहोगनी, ग्रीन हर्ट, कैबिनेट वुड, डाईवुड, एपीफाइट्स एंड पैरासाइट प्लांट्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। यहीं वेट एंड इक्वेटोरियल क्लाइमेट के अंदर थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होने की वजह से, कोई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर यूनिफॉर्म होने की वजह से आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट कि एक पेड़ है उसके ऊपर फूल आ रहे हैं, दूसरे पेड़ के ऊपर यहाँ पे आपको फल जो फ्रूट्स है वो आते हुए दिखाई देंगे। एक जगह आपको दिखाई देगा, एक ही जगह में छोटे से ही लोकेशन के अंदर आपको दिखाई देगा कि नए पेड़ हैं वो उग रहे हैं। तो कोई भी यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग नहीं होता है, क्योंकि टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म है, हमेशा फेवरेबल है कि यहाँ पे नए प्लांट हैं वो ग्रो कर सकते हैं। तो इस वजह से आपको एक पेड़ के पास ही दूसरा पेड़ उगता हुआ दिखाई देगा, किसी पेड़ के ऊपर आपको फ्लावरिंग होते हुए दिखाई देंगे। तो ये ग्रोइंग सीजन ऑल ओवर द ईयर, राउंड द ईयर होने की वजह से आपको ये जो डिफरेंट जो सीजन्स हैं, डिफरेंट जो एक्टिविटी हैं, लाइक द सीडिंग है, फ्लावरिंग है, फ्रूटिंग है, डिकेइंग है, साइमल्टेनियसली आपको होती हुई वहाँ पे जो वेजिटेशन है उसके अंदर दिखाई देंगी। ट्री यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा होने की वजह से वो compete करते हैं कि मैक्सिमम यहाँ पे जो सनलाइट है उसको गेन कर सकें। इसकी वजह से जो ट्री की जो हाइट है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। ट्री की हाइट यहाँ पे इमर्जेंट लेयर तक चली जाती है, कैनोपी से भी ऊपर तक यहाँ पे ट्री है वो यहाँ पे सनलाइट के लिए compete करते हैं कि मैक्सिमम सनलाइट है वो गेन कर सकें, जिससे वो फोटोसिंथेसिस करके अपना जो फूड है वो यहाँ पे प्रिपेयर कर सकें। इस वजह से जो ट्री हैं उनमें आपस में कंपटीशन देखने की वजह से आपको इनकी हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ग्राउंड है वो कवर होता है फर्न्स से। इसके अलावा हर्बेशियस जो प्लांट है विच कैन बी द टॉलरेट शेड, मल्टीपल स्पीसीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, इसी क्योंकि डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो स्टूडेंट, जिसके बारे में हम इमर्जेंट लेयर के बारे में हम बात कर रहे थे कि ट्री जो एक्स्ट्रा सनलाइट है उसको गेन करने के लिए जो कंपटीशन करते हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलता है कि जो हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट के अंदर जो ट्री हैं वो यहाँ पे compete करेंगे। compete करने की वजह से इनकी हाइट इंक्रीज होती है और यहाँ पे सनलाइट के लिए ये यहाँ पे compete करते हैं, तो जिसकी वजह से हाई लेंथ के आपको जो ट्री हैं वो आपको देखने को मिलेंगे इसी ये बेसिकली इस हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट में। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको देखने को मिला कि बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ट्री यहाँ पे compete करते हैं, बट यहाँ की जो टिम्बर है, टिम्बर काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। प्रेजेंट समय में तो मशीन आ चुकी हैं, बट पहले वाले समय के समय इतनी मशीन नहीं थी, तो इस वजह से जो टिम्बर हैं, टिम्बर का जो एक्सप्लॉयटेशन, कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अभी मशीन आने के बाद में भी जो मशीनीकरण हुआ है उसके बाद में भी आप देखिए कि यहाँ पे जो कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट इस तरीके से है स्टूडेंट कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होती है और जो प्लांट्स हैं उनकी जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसकी वजह से मशीन आने के बाद में भी जितना अमाउंट के ऊपर में जो एक्सप्लॉयटेशन किया जा सकता था, जो यहाँ पे पेड़ों को टिम्बरिंग इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जा सकता था, वो टिम्बर्स का हार्वेस्ट करना अभी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आप देखिए कि इस एरिया के अंदर जो अगर ट्रेन भी डेवलप की जाती है तो वो भी वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि जो ट्रेन के जो ट्रैक होंगे वहाँ पे कुछ ही दिनों में जो घास है वो उगाती है, क्योंकि रोज़ बारिश होती है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा कि उस एरिया के अंदर पेड़ है वो ग्रो कर जाएंगे, इसकी वजह से वहाँ पे जो ट्रैक है उनका भी डेवलपमेंट करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो जब टिम्बर का यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जा सकता, वहाँ की जो लकड़ी है उसको यूज़ नहीं किया जा सकता, तो इस वजह से आपको देखने को मिलेगा
हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट, इतनी ज़्यादा प्लांट की डाइवर्सिटी होने के बाद में भी जो टिम्बर है, टिम्बर के यहाँ पे नेट इम्पोर्टर हैं ये रीजन। इन रीजन्स के अंदर जो लकड़ी है वो बाहर से मंगाई जाती है, खुद की लकड़ी को यूज नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है और जो वुड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। इसके अलावा अगर हम स्पीसीज़ की वैरायटी के बात करें स्टूडेंट, दिस इज़ बिकॉज कॉमर्शियल जो एक्सप्लॉयटेशन है ट्रॉपिकल टिम्बर का मोस्ट डिफ़िकल्ट है एज द डिफरेंट ट्री एंड स्पीसीज ऑफ ट्री आर द मिक्स। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो ट्री है वो फ्लोट, इनकी जो लकड़ी है वो फ्लोट भी नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जो वाटर है उसके अंदर में ये फ्लोट नहीं कर सकती। आपको जहाँ पे टिम्बर इंडस्ट्री डेवलप होती है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि लकड़ी को बेसिकली वो जो वुड होती है उसको वो रिवर के अंदर में डाल देंगे काट के, वो वहाँ पे फ्लो करेगी वहाँ पे पानी के साथ में, तो वहाँ पे ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। हार्ड होने की वजह से वो फ्लोट नहीं करती है रिवर के वाटर में। तो ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने देखा कि जो वहाँ पे जो सोइल है हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट के, वहाँ पे जो मिट्टी जो पाई जाती है वो इतनी फर्टाइल नहीं होती, बट फिर भी वहाँ पे कुछ एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस की जाती है। कुछ वहाँ पे जो ट्राइब्स पाई जाती हैं, जैसे मलेशिया के अंदर ओरांग असली नाम की एक ट्राइब पाई जाती है। अमेजन बेसिन्स के अंदर आपको इंडियन नाम की ट्राइब है, पिग्मी होग्स हैं, इस तरीके की जो ट्राइब हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस की जाती है वो होती है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है स्टूडेंट्स? बेसिकली ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके द्वारा इस जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है उसको प्रैक्टिस किया जाता है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में स्टूडेंट्स हमको देखने को मिलता है कि ट्राइबल पीपल्स एक जंगल के अंदर जाएंगे, वहाँ पे जो लकड़ी है उसको साफ करेंगे, जंगल को ये साफ करते हैं, क्लियर करते हैं। उसके बाद में वहाँ पे एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस करेंगे और कुछ समय के बाद में, मीन्स द एक सीजन के बाद में या 2 सीजन के बाद में ये यहाँ से दूसरी जगह मूव कर जाएंगी वो ट्राइबल कम्युनिटी, और वहाँ पे जाने के बाद में वो फिर से वहाँ जंगल को साफ करेंगे, लकड़ियों को साफ करेंगे, उनको वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। वहाँ पे स्लैश एंड बर्न भी बोला जाता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को, क्योंकि वहाँ पे लकड़ी है उसको वो बर्न करते हैं, पेड़ों को वहाँ पे जलाते हैं। उसके बाद में फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको यहाँ पे जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, जैसे इंडिया के अंदर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वहाँ पे इस प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी कुछ रीजन है वहाँ पे किया जाता है, हर स्टेट के अंदर किया जाता है। जो हमने 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की उसको कवर किया था, तो उसके समय वहाँ पे हमने सभी के बारे में लिखा है। आप भी एनसीईआरटी से इन सभी के बारे में चार्ट बनाइए, उनको याद कीजिए कि कहाँ पे जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है उसकी प्रैक्टिस की जाती है। फूड का जो सोर्स है वो अबंडेंट है यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ प्लांट, फिशरीज, एनिमल के फॉर्म में। प्लांटेशन के रूप में जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे उगाया जाता है वो रबर उगाया जाता है स्टूडेंट्स। यम्स, नट्स और केन का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। बिकम कॉमन आफ्टर कमिंग टू यूरोपियन सेटलर्स के आने के बाद में मलेशिया और इंडोनेशिया के अंदर जो रबर है उसको उगाया जाता है। आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द रबर, 1/3 जो यहाँ पे रबर है उसका जो प्रोडक्शन है वो यहीं से होता है। इंडिया के अंदर अगर हम रबर की बात करें स्टूडेंट, जो रबर का यहाँ पे इंडिया के अंदर आप देखिए कि केरल जो स्टेट है वहाँ पे रबर का प्रोडक्शन किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट के कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पे भी किया जाता है। रबर के अंदर जो सल्फ़र है उसको यूज किया जाता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि सल्फ़र को क्यों यूज किया जाता है रबर के अंदर में। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक और जानकारी होगी स्टूडेंट कि प्रेजेंट समय में जो पाम ऑयल है उसका प्लांटेशन काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे हो रहा है। एक नेशनल ज्योग्राफी की एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री भी है इससे रिलेटेड कि किस तरीके से जो पाम ऑयल है उसका वहाँ पे जो प्लांटेशन है वो हाई नंबर पे हो रहा है, और वेट एंड इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हैं उनको क्लियर किया जा रहा है। ये बेसिकली अगर हम बात करें जो इंडोनेशिया और मलेशिया के रीजन है यहाँ पे जो पाम ऑयल है उसका प्लांटेशन हाई नंबर पे किया जा रहा है। और वेट एंड इक्वेटोरियल जो फॉरेस्ट है उनको यहाँ पे रिमूव नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अर्थ के लंग्स हैं। अर्थ की यहाँ पे वेजिटेशन जो डाइवर्सिटी है वो आपको देखने को मिलती है। वेस्ट अफ्रीका के जो बॉर्डरिंग हैं, गल्फ ऑफ गुयाना है, घाना है, नाइजीरिया है, कैमरून है, यहाँ पे बेसिकली जो ऑयल पाम है वो उसको वहाँ प्लांटेशन किया जा रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पे इस एरिया के अंदर में हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट के रीजन में अलग अलग तरीके की जो ट्राइब हैं वो पाई जाती हैं।
होली ट्राइब है, इसके अलावा पिग्मी ट्राइब है। मलेशिया के अंदर में ओरांग असली नाम की ट्राइब पाई जाती है और अमेजन बेसिन के अंदर में आपको इंडियन नाम की जो ट्राइब है उसके लोग आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पे ट्राइब्स के बारे में था कि कौन कौन सी ट्राइब हैं वो वहाँ पे पाई जाती हैं। बेसिकली ये हमने ट्राइब के बारे में देखा, हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में भी देखा कि बेसिकली कैसे वहाँ पे जो टिम्बर है उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जा सकता, रबर काफ़ी उगाया जाता है। इसके अलावा कोक है, यम्स हैं, नट्स हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस की जाती है। कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ना होने की वजह से नेट इम्पोर्टर होते हैं ये कंट्रीज। इतनी ज़्यादा बारिश और डाइवर्सिटी होने के बाद में भी इमरजेंट लेयर है वो प्लांट के अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि प्लांट्स के बीच में एक कंपटीशन होता है सनलाइट को मैक्सिमम गेन करने का। हमको वेजिटेशन के रूप में देखने को मिलता है कि रेन फॉरेस्ट का एरिया होता है, काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। 50% के अराउंड जो प्लांट और एनिमल है उसकी डाइवर्सिटी को कंटेन करते हैं वर्ल्ड की को, और अराउंड द 3% वर्ल्ड का जो सरफेस है उसके अंदर में ये पाए जाते हैं। इसके अलावा हमको यहाँ पे इबोगनी, मोहोगनी, ग्रीन वुड, कैबिनेट वुड की तरह की जो लकड़ियाँ हैं वो मिलती हैं यहाँ पे। इसके अलावा हमने देखा कि प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर होगा, डबल रेनफॉल पीक आपको देखने को मिलेगी। इक्विनॉक्स के साथ में कन्वेक्शन एंड रेनफॉल होती है मैक्सिमम, हाई ह्यूमिडिटी होती है, हैवी प्रेसिपिटेशन होता है। और ये इनकी जो लोकेशन है 5 से 10 डिग्री, जो इक्वेटर के रीजन के 5 से 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ में ये पाए जाते हैं। टेम्परेचर यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट द ईयर, और यहाँ पे आपको नो विंटर आपको देखने को मिलेगी, कोई भी यहाँ पे आपको सर्दी है उसका देखने को नहीं मिलेगा। आप देखें कि इक्वेटर के आसपास ही ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ये डेवलप हुई है। तो स्टूडेंट्स इस जो चैप्टर है इसके बारे में आप रीड कीजिए, इनके जो आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उसको नोट डाउन कीजिए, हार्डवर्क कीजिए स्टूडेंट्स अपने एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।